गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? रिजल्ट आ गया अब तो। अब किस बात का दुख है तुम्हें? ये वही रिजल्ट तो है जिसके बारे में कहा गया था कि बस ये रिजल्ट ही लाना है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। फिर रिजल्ट तो आ गया, अब कह रहे हो मैम बस हम बैठ गए हैं आकर एमकेजी में और अब चिंता है हमें फाउंडेशन के रिजल्ट की, है ना। देख लो ज़िंदगी को, समझ लो, ऐसी घुमाती रहेगी तुम्हें। तो अगर खुश होना है तो आज के सीए के बाद सोचो, आज खुश होना है कि सीए फाउंडेशन के बाद? देखो, सीखा ना कुछ भी, सीखा ना कुछ भी, बुद्धू के बुद्धू ही रह गए जो कह रहे हैं सीए के बाद खुश होंगे। अच्छा, वो बच्चे जिनका हमने रिजल्ट शेयर किया है ग्रुप पे, अच्छा रिजल्ट, वो तो खुश होंगे अभी, उनकी भी खुशी खत्म हो गई? देखो उनकी भी हो गई, देखो जिनका अच्छा आया उनकी भी हो गई ख़त्म, जिनका बुरा आया उनकी भी ख़त्म हो गई। जो बीच में थे वो ही ठीक रहे, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, है ना। तो मिडल मध्य जो है ना वो रास्ता है जीवन को जीने का। तो अब तुम देख लो, आज खुश होगे कि फाउंडेशन के बाद? आज के सीए के बाद? आज। तो अपनी हॉबीज आज परस्यू करोगे कि सीए फाउंडेशन के बाद? आज। कितनी देर? खबरदार जो 24 घंटे बोला तुमने। हॉबी परस्यू करेंगे लेकिन कितनी देर? मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। चाहे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो, या आप बुक्स रीड करते हो, जो भी करते हो, पूरे दिन में कितना समय ज़रूर निकालो इसके लिए? एक घंटा। क्योंकि वो आपको ना खुशी देगा, वो घंटा आपको जो है खुशी देगा। हाँ, तो एक बार तो स्माइल करके दिखा दो, रिजल्ट तो आ गया तुम लोगों का, एक बार तो मुस्कुरा दो ज़रा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई आपकी स्माइल पर बहुत फिदा है। आहा, अब देखो स्माइल चेहरे पर। हाँ चलो, इसी स्माइल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स, और हम सीखेंगे 4 फीचर और री इशू। मेरे ख्याल से तो मैं आपको इसमें क्या सिखाऊं, आप खुद ही सीखे सिखाए हैं 4 फीचर और री इशू के बारे में। हाँ, 4 फीचर का मतलब है शेयर को वापस ले लेना। किस वजह से? क्योंकि हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हुए कंपनी क्लेम कर रही है स्पेशल डैमेजेस। पैसा वापस नहीं करेंगे लेकिन शेयर हम वापस ले लेंगे। तो सपोज कंपनी ने इशू किए 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 10 रुपये की फेस वैल्यू, इशू प्राइस 12 रुपये, कलेक्शन है 255, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट इंक्लूड्स प्रीमियम। हमारे एक शेयर होल्डर हैं, इनका नाम है शिनचैन। शिनचैन के पास हैं हमारे 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स। शिनचैन ने हमें दी है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, और हमने कर लिए हैं शेयर्स फोरफीट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बनाते हैं इसकी एंट्री, शेयर फोरफीट करने की, मतलब कि वापस ले लेना। तो शेयर कैपिटल को वापस ले रहे हैं तो हम अब कर देंगे डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट।
2000 शेयर्स, इसको हमें डेबिट करना है हमेशा फेस वैल्यू के साथ, और फेस वैल्यू का कौन सा हिस्सा? कॉल्ड अप वाला। तो यहाँ पर हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो 2000 इंटू में 10 रुपये, सारा कुछ कॉल्ड अप है हमारा। 2000 इंटू में 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या करना है? दो बातें। प्रीमियम अगर मिल गया है तो भूल जाओ, आपकी भाषा में कुछ नहीं करना। प्रीमियम अगर मिल गया है तो कुछ नहीं करना, उसको भूल जाओ कि वो था भी क्वेश्चन में। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको आपको डेबिट करना है। डेबिट क्यों? क्योंकि जब पहले इशू किया था तब प्रीमियम क्रेडिट किया था, तो अब क्या करना है? डेबिट। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अगर मिल गया है तो कुछ नहीं करना, नहीं मिला है तो डेबिट करना है? तो आ गया है तो फिर क्या हो गया? नहीं, स्पेशल डैमेज तो अलग बात है, पैसे तो हम वापस कर ही नहीं रहे। प्रीमियम का क्या करें? तो प्रीमियम का हमें अगर मिल गया है तो हम उसका कुछ ना करें। क्यों? मतलब हमें नहीं करना चाहिए उस समय पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट? हाँ, नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें पता ही है कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अकाउंट्स का एक अकाउंटिंग प्रोसेस है कि आपका रिजर्व जो है नेचर, वहाँ जो पैसा जा चुका है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो जो पैसा रिसीव करके प्रीमियम में डाल चुके हो आप, उस प्रीमियम को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर मिल गया है प्रीमियम तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नहीं मिला है, प्रीमियम अभी आया ही नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर दो डेबिट करके। तो शिनचैन के केस में प्रीमियम का कुछ नहीं करना, भूल जाना है, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास आ गया है। तो शेयर कैपिटल डेबिट 10 टू नया अकाउंट शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर, जो पैसा मिला वो डालेंगे। शिनचैन ने दिया एप्लीकेशन 2 रुपये, शिनचैन ने दिया अलॉटमेंट 5 रुपये। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो 7 से नहीं होगा। 2 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, 7 से नहीं। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू वो कितनी थी? 3, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से, 7 से नहीं। 2 शेयर 4 फीचर, पैसा कितना आया? दूर से देखेंगे तो 7 रुपये लग रहा है आया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो प्रीमियम हटा देंगे तो पैसा कितना आया? 5 रुपये। उसके बाद जो पैसा नहीं आया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डालूंगी 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या तो मैं ये लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 कॉल्स इन एरियर्स। अमाउंट कितना जाएगा? वही 2000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की। अब कब डालना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और कब डालना है कॉल्स इन एरियर्स? तो आपका स्टडी मॉड्यूल कह रहा है अगर हम क्वेश्चन में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स तो आप कॉल्स इन एरियर्स में डालना। अगर हम क्वेश्चन में ये शब्द ना लिखें तो फिर जो रिस्पेक्टिव कॉल है ना वही लिखना। तो फर्स्ट कॉल पे नहीं आया पैसा तो क्या लिखोगे? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे नहीं आया, एप्लीकेशन पे नहीं आया, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। सब पकड़ लिया तुमने, समझ गए बात ना। एप्लीकेशन पे नहीं आया ऐसा होगा नहीं। तो अलॉटमेंट पे नहीं आया तो अलॉटमेंट का नाम, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो फर्स्ट कॉल का नाम, सेकंड कॉल पे नहीं आया तो सेकंड कॉल का नाम। अगर क्वेश्चन ने बोला कॉल्स इन एरियर्स खोला है हमने
तो फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉल्स इन एरियाज़ में। देखो पहली एंट्री क्लियर। आगे आते हैं हमारे दूसरे शेयर होल्डर, सेम शेयर इशू। अब हमारे एक शेयर होल्डर हैं डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन के पास है हमारे 2500 शेयर, 2500 शेयर डोरेमोन के पास है। डोरेमोन ने हमें एप्लीकेशन मनी दी, लेकिन अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। और हमने कर लिए हैं डोरेमोन के शेयर्स फोरफीट। अब इस केस में एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट, ₹2500 शेयर्स, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपये। हाँ सब कुछ सेम है, शेयर इशू डिटेल सेम है, वही 10 का फेस वैल्यू, 12 का इशू प्राइस, 255। अब क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्योंकि डोरेमोन ने हमें दिया नहीं है प्रीमियम, तो 2500 इंटू में 2 शेयर फॉर फीचर, जो पैसा आया ओनली एप्लीकेशन मनी 2 रुपये। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट 2500 इंटू 5 के 3, 5। देखो अब की बार 5 आएगा, क्योंकि अभी प्रीमियम को भुलाना नहीं है। तो टोटल अलॉटमेंट कितना था? 5, तो इंटू में 5, फर्स्ट कॉल भी 5। आसान है, क्लियर एकदम। अब जैसे ही कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए, 2500 डोरेमोन के फोरफीट हो गए, और उधर हमने 1000 शिनचैन के किए फोरफीट, 2000। अब कंपनी ने इशू किए थे 30,000 शेयर्स, फोरफीट हो गए 4500 शेयर्स। तो इस समय इशूड कैपिटल कितना है कंपनी का? 30,000 किए, लेकिन 4500 फोरफीट कर लिए, तो इशूड कैपिटल कितना है? 26,500 शेयर्स। अब अगर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 26,500 शेयर्स, तो मेरी बैलेंस शीट की पिक्चर खराब सी लगती है। तो हमने कहा ये तो बेकार सा अमाउंट आ रहा है, 26,500 शेयर छोड़ो, इसकी जगह क्या करो? इन शेयर्स को क्या कर दो? री इशू। मतलब मेन जो पर्पस है वो पैसा री इशू पे नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो कंपनी के पास है। री इशू से पैसे से थोड़ा ज़्यादा पर्पस ये है कि वो जो बैलेंस शीट की पिक्चर ख़राब हो गई है उसको ठीक कर लिया जाए। तो कंपनी ने कहा री इशू करेंगे। सेबी से पूछा क्या पूरा प्रोसेस करना है? सेबी ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हो? ऑक्शन सेल, वही ठक 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 हैमर, 3 बारी में ऑक्शन सेल हो जाएगा, जो भी हाईएस्ट प्राइस है आप उस पर बेच दो। कंपनी ने किया ऑक्शन कि हम आपको देना चाहते हैं 4500 शेयर, 4500 शेयर। अब ये कैसे कैसे हैं शेयर्स हमारे? 2000 तो शिनचैन के हैं और 2500 डोरेमोन के हैं। शिनचैन के शेयर पे कितने रुपए आए थे पर शेयर? देखो शिनचैन ने हमें क्या दिया था? इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया था। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 7 रुपये आए के 5 रुपये आए? 5। देखो ध्यान रखना, शिनचैन से कितने रुपए आए? 5। डोरेमोन से 7 रुपये आ गए। डोरेमोन से, डोरेमोन ने हमें दिया
एप्लीकेशन सिर्फ, तो 7 रुपये आ गए डोरेमोन से। 2, तुम लोग 2 बोल रहे थे जी, नहीं 7 बोला था तुमने। 2 रुपये आए हैं डोरेमोन से, शिनचैन से आए हैं 5 रुपये। हम करना चाहते हैं शेयर रीइशू। शेयर कितने का है? 10 का, ठीक है। अलग अलग शेयर्स की बात करते हैं, शिनचैन और डोरेमोन अलग अलग। शिनचैन के शेयर की बात करते हैं, 2000 शेयर्स शिनचैन के। हमने कहा भाई बोली लगाओ कितने में लोगे, तो हाईएस्ट बोली आई है 9 रुपये। तो क्या मैं 9 रुपये पे शेयर इशू कर सकती हूँ, मतलब री इशू कर सकती हूँ? हाँ, मैं 9 रुपये पे शेयर इशू कर सकती हूँ। कैसे चेक किया तुमने कि कर सकते हो कि नहीं? या तो पता होगा या तो लगा होगा, ठीक है, दोनों में से एक बात होगी। या तो तुम्हें पता है या तो तुम्हें लगा कि कर सकते हैं। अच्छा, बोली आई है 7 रुपये, तो रीशू कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, बोली आई है 5 रुपये, कर सकते हैं। बोली आई है 4 रुपये, नहीं कर सकते। कारण यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। हम लोग चेक कर रहे हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। अगर 10 का शेयर 9 पे गया, डिस्काउंट 1 है। 10 का शेयर 7 पर गया, डिस्काउंट 3 रुपये। 10 का शेयर 5 पर गया, डिस्काउंट 5 रुपये। 10 का शेयर 4 पर गया, डिस्काउंट 6 रुपये। तो हमारा लॉ क्या कह रहा है? हमारा लॉ कह रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो सकता है? अमाउंट कलेक्टेड ऑन ओरिजिनल इशू। जब भी आप शेयर इशू करोगे डिस्काउंट पे कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? जितना ना आपको पहले से मिल गया था। तो अगर पहले से आपको 5 रुपये मिल गया था तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपये ही हो सकता है। तो यहाँ तक तो री इशू प्राइस अलाउड है। री इशू 9 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, लेकिन री इशू 4 पे नहीं हो सकता है क्योंकि डिस्काउंट 5 रुपये के ऊपर जा रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो ट्रू फॉल्स में इंस्टीट्यूट 3 बार पूछ चुका है ये स्टेटमेंट कि मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू पर कितना रहेगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू आइदर यू कैन से अमाउंट कलेक्टेड ऑन ओरिजिनल इशू और यू कैन से इट इज़ इक्विवेलेंट टू द शेयर फॉरफीचर अमाउंट। जितना आ चुका है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है? डोरेमोन के शेयर्स की बात करते हैं। डोरेमोन के शेयर्स मिनिमम री इशू प्राइस, अब आपने बताना है मिनिमम री इशू प्राइस। डोरेमोन का शेयर कितने पे जा सकता है? 8 रुपये पे जा सकता है, क्योंकि 8 पर दिया तो डिस्काउंट कितना? 2 रुपये, तो 2 रुपये तक तो अलाउड है। जो कहीं आपने शेयर इशू 7 पे कर दिया तो डिस्काउंट कितना हो गया? 3, तो 2 के ऊपर चला गया तो वो अलाउड नहीं है। तो डोरेमोन का शेयर इशू करना है तो मिनिमम प्राइस है 8 रुपये पर ये शेयर आप री इशू कर सकते हो। अच्छा, फिर शिनचैन का भी हम कह सकते हैं ना मिनिमम प्राइस 5 रुपये। 5 रुपये शिनचैन के शेयर्स पे मिनिमम कितने पर इशू करना पड़ेगा आपको? 5 पर। तो लेट अस सपोज कंपनी री इशू कर रही है shares of Doraemon and Shinchan are reissued at 9 रुपये पर शेयर इशू हो गए हैं। तो शेयर इशू की एंट्री, शेयर इशू किया, पैसा आ गया, बैंक डेबिट,
हमने सारे 4500 शेयर्स रीइशू किए 9 रुपये पर, और मेरे पास है डिस्काउंट 1 रुपये। क्या शेयर का रीइशू डिस्काउंट पर हो सकता है? यस, अलाउड। ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, ठीक है। ओरिजिनली शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन रीइशू अलाउड है, वो डिस्काउंट पर हो सकता है। लेकिन जो रीइशू का डिस्काउंट होता है वो हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डालते, वो हम लोग किस अकाउंट में डालते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो अगर रीइशू पर कोई नुकसान है तो डेबिट फॉरफीचर से डालेंगे, शेयर फॉरफीचर डेबिट। तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब भी आपने शेयर को रीइशू किया। अब जैसे ही आपने शेयर को रीइशू किया, रीइशू करते ही सिचुएशन अराइज हो गई, सेम शेयर्स पर आपने 2 बार पैसे जो हैं कलेक्ट किए हैं। आपने ओरिजिनल इशू पर भी पैसा कलेक्ट किया था और फिर आपने रीइशू पर भी पैसा कलेक्ट किया। तो रीइशू करते ही कंपनीज एक्ट आया बीच में। कंपनीज एक्ट ने कहा कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो गई है, एक ही शेयर पे 2 बार कलेक्शन। तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक नए रिजर्व में जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकलेगा? पहले आप लोग आपका फॉर्मूला बताओगे जो सीखा है आपने। कोई भी एक स्टूडेंट सिखा दो, बता दो कैसे निकलेगा सीआर का अमाउंट। कोई भी बताओ, हैंड रेज करके कैसे निकालते हो आप लोग सीआर का? बताओ पवित्र। शेयर फॉरफीचर अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू रीइशूड शेयर्स। शेयर फॉरफीचर अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू में रीइशू शेयर्स रीइशूड माइनस 12 तक तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाता था ना। माइनस तो होगा इसमें, फॉर्मूले में माइनस तो होगा। डिस्काउंट का क्या करोगे, है ना? माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू होगा ज़रूर। देखो चेक करो, अगर माइनस नहीं होगा तो डिस्काउंट का क्या करोगे? वो थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना? माइनस तो होगा। और किसी को कुछ बताना है, कोई चेंज फॉर्मूले में? सेम बताओ मैम। अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड माइनस डिस्काउंट इफ एनी। अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड into number of shares reissued माइनस डिस्काउंट इफ एनी। minus discount if any। ठीक है, और कोई फॉर्मूला, कोई चेंज फॉर्मूले में, कोई अलग फॉर्मूला? कितने बच्चों ने सीखे हैं ये फॉर्मूले? कोई भी दोनों में से अच्छे से हाथ उठाओ, कोई पनिशमेंट थोड़ी है, सीख कर ही आए हो, अनसीखा थोड़ी कि है, सीखा ही है ना? कितने बच्चों ने सीखा है? बाकी बच्चे कितने बच्चों ने नहीं सीखा? ये सिर्फ हिमानी तुमने नहीं सीखा है, बाकी इस पूरी क्लास ने सीखा है। बहुत बढ़िया, वैसे भी इसे हमें अनसीखा ही करना है, ठीक है? अब भुला दो इसको, फॉर्मूले को भुला दो। गलती से भी सीए के पेपर में लिख मत देना, गलती से भी सीए के पेपर में लिख मत देना। सीए के पेपर में हम लिखेंगे कंपनीज एक्ट का एक्सप्लेनेशन, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखो सबसे पहले तो शब्द देखो कंपनीज एक्ट के क्या हैं।
तो साथ साथ लिख लेना, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CR, amount transferred to CR is money received on original issue less discount on reissue. ये आपका है कैपिटल रिजर्व पर शेयर। तो बाद में मल्टीप्लिकेशन हम अपने आप कर देंगे जितने भी शेयर्स हमने रीइशू किए हैं। हमारा वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल रिजर्व पर शेयर का। अमाउंट ट्रांसफर टू CR इज मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू लेस डिस्काउंट ऑन री इशू। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके सारे ही शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, सारे ही, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल forfeited शेयर्स रीइशूड। अगर तो ऐसा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना आपको कंपनीज एक्ट का फॉर्मूला सोचना, ना आपको कोई 12th का फॉर्मूला सोचना। यहाँ तो इस केस में तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। अगर सारे ही शेयर्स रीइशूड हैं तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एक तरीके का शॉर्टकट समझिए इसे, कि हम इस केस में कुछ करते ही नहीं है, हम सीधा शॉर्टकट लगाते हैं, शेयर फॉरफीचर की बैलेंसिंग फिगर निकालो और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल रिजर्व में। तो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने ये माना था शिनचैन और डोरेमोन के सारे शेयर्स रीइशू हो गए। तो अगर हम प्रेजेंट केस में CR की बात करें तो CR बहुत आसानी से निकलेगा। देखो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर आया 5000 से डेबिट, सॉरी क्रेडिट 5000 से, और मेरी सेकंड एंट्री में ये डेबिट हो रहा है 4500 से। तो 5000 से क्रेडिट, 4500 से डेबिट, तो मेरा CR बन गया है 500 रुपये का। शिनचैन वाले में नहीं, अभी तो हमने क्या माना, सारे शेयर इशू कर दिए ना हमने, और एंट्री हमने एक साथ बनाई दोनों की, अमाउंट तो आप इसमें कैसे भी निकाल लो आपका सेम ही आएगा अमाउंट। मैं शायद आपकी क्वेरी नहीं समझी। अच्छा, हमने इसकी अलग अलग बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारा 10,000, ये हमारा 45, 5, 15, और इसके बाद हमारा 45, 10, 500। तो हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर और ये ट्रांसफ़र हो गया है 10,500 रुपये। तो अगर तो ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड है तो ना तो कंपनीज एक्ट सोचना, ना ही अपना कोई फॉर्मूला सोचना, सीधा बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कुछ ही शेयर इशू हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा शेयर इशूड एट 9 है, शेयर इशूड एट 9 है, और हमने रीइशू कितने शेयर किए, टोटल फॉरफिट हमने किए थे 4500, ठीक है। मान लो शेयर इशूड है 3000,
मान लो शेयर रीइशूड है 3000 और क्वेश्चन कह रहा है होल ऑफ शिनचैन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। होल ऑफ शिनचैन्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, इसका मतलब 3000 शेयर अगर हमने रीइशू किए तो इसमें शिनचैन के कितने आ गए हैं 2000, तो इसका मतलब डोरेमोन के कितने हुए 1000। ठीक है, 4500 हमने सारे रीइशू किए नहीं है, 3000 शेयर हमने रीइशू कर दिए हैं जिसमें शिनचैन के 2000 हैं, डोरेमोन के 1000 हैं। अगर ऐसा होता तो फोर फीचर की तो एंट्री सेम ही है हमारी, रीइशू की एंट्री हमारी बदल जाती। पहले तो रीइशू की एंट्री हमारी बन जाती सिंपल सी बैंक डेबिट 3000 इंटू में 9, शेयर फोर फीचर डेबिट 3000 इंटू में 1, 2 शेयर कैपिटल। रीइशू की एंट्री कुछ ऐसे बन जाती और उसके बाद बनाना है कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब लगाएंगे हम कंपनीज एक्ट की बात, इसको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी आपके 12th के फॉर्मूले से। पहले 1 मिनट कंपनीज एक्ट समझ लें, फिर आपका 12th का भी समझ लेंगे। कंपनीज एक्ट ने हमें शब्द क्या दिए, मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू माइनस लॉस ऑन री इशू। यहाँ पर 2 प्रकार के शेयर हैं, तो हमारा वर्किंग नोट जैसे बनेगा पेपर में वैसे ही बना रहे हैं वर्किंग नोट हमारा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले तो 2 शेयर हमने कहा शिनचैन के शेयर्स हैं यहाँ पर और डोरेमोन के शेयर्स हैं। मैं चेक करूंगी मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू। अमाउंट लिखना है मुझे पर शेयर, एक शेयर पे। तो मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू शिनचैन के शेयर पे हमें मिले थे 5 रुपये और डोरेमोन के शेयर पे मिले थे 2 रुपये। लेस लॉस ऑन री इशू, दस का शेयर 9 पे, 1 रुपये का लॉस। कैपिटल रिजर्व पर शेयर 4 रुपये शिनचैन, 1 रुपये डोरेमोन। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, शिनचैन के 2000, डोरेमोन के 1000, तो टोटल कैपिटल रिजर्व 8000 और 1000, टोटल 9000। शिनचैन के 1 शेयर का कैपिटल रिजर्व 4 है तो 2000 शेयर का 8000। डोरेमोन के 1 शेयर का CR 1 है तो 1000 शेयर्स का 1000, टोटल CR 9000। इसको कंपेयर करते हैं आपके 12th के फॉर्मूले से। ट्वेल्थ क्लास में जो सीखा। अब अगर आपके 2 शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं तो फॉर्मूला एक साथ लगाते हो कि अलग अलग? अलग अलग लगेगा। तो पहले शिनचैन का लगाएं। तो आपका फॉर्मूला क्या कह रहा था, टोटल शेयर फॉर फीचर। तो शिनचैन के केस में फॉर फीचर का अमाउंट कितना था, 10,000। चेक कर लेना, आपने एंट्री में लिखा था शेयर फॉर फीचर। डिवाइड करोगे किससे,
नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, या फिर उसी को आप लोग अलॉटेड कह रहे हो, वैसे अलॉटेड नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड होगा। फोरफीट कितने किया आपने? 2000 शेयर्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे? टोटल रीइशूड, टोटल रीइशू कितना है? 2000। माइनस करोगे डिस्काउंट ऑन रीइशू, कितना है? 2000। कितना आएगा तुम्हारे फॉर्मूले से? 8000। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी कितना आया? 8000। अब कंपनीज एक्ट का अगर आप देखोगे, कुछ ऐसा हो रहा है, 10,000 बाय 2000, 5 आ गया, ठीक है। 5 रुपये जो हम मान रहे हैं टोटल जो आपने रिसीव किया, इधर आपने कहा माइनस 2000, ये आपने कैसे निकाला? वही 1 रुपये के डिस्काउंट के हिसाब से। तो आप फॉर्मूले में भी 5 माइनस 1 करते हो, 4 तक आते हो। कंपनीज एक्ट भी 5 माइनस 1 करता है, 4 तक आता है। मतलब बात सेम है और बात सही भी है, ऐसे नहीं है आपने गलत सीखा है, बात सही है। लेकिन इस बार फॉर्मूला लिखना नहीं है, लिखना स्टेटमेंट है। तो आपके फॉर्मूले में देखो वही 5 रुपये और वही 1 रुपये, और मल्टीप्लिकेशन एंड में भी तो मैंने किया है 2000 से। आपके फॉर्मूले में पहले ही मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है 2000 से, तो वो सेम बात है। डोरेमोन का देख लो आप कैसे निकालते। डोरेमोन का आप देखते टोटल फोरफीचर कितना था यहाँ पर? 2 रुपये 2500 शेयर पे 5000, डिवाइड करते फोरफीटेड से, वो है 2500, इनटू करते रीइशू से, वो है 1000, फिर माइनस करते 1000। अब देख लो ये क्या 1000 रुपये आ रहा है? आ रहा है वही 2000 माइनस 1000, और वही यहाँ पर सेम है 5000 माइनस 2500, 2 रुपये, 2 माइनस 1, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स से। अगर गहराई से देखोगे तो सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है, वही फॉर्मूला है, उसी को हमने स्टेटमेंट में लिखा है। तो हमारा CR जो है वो कितना हो रहा है? 9000। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब मुझे ये बताओ, अच्छा एक मिनट, एंट्री में अमाउंट लिख देना, शेयर फोरफीचर टू CR 9000। एंट्री बन गई है रजिस्टर में क्या नीटली? यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तुम्हारे रजिस्टर में नीटली बन गई है। तो अगर मैंने ये लास्ट एंट्री जब डाल दी है फोरफीचर टू CR 9000, ये एंट्री डालने के बाद मुझे ये बताओ फोरफीचर अकाउंट खत्म हो गया है कि बैलेंस बचा है इसमें? चेक करना ज़रा। तो तुमने एंट्री पहले 2 डाल रखी हैं जिसमें फोरफीचर आया हुआ है, जब हमने फोरफीट किए थे। 2 एंट्री तो वो वाली हैं जहाँ फोरफीचर आया हुआ है। फिर ये 2 एंट्री के बाद हम सीधा इस वाले केस पर आएंगे, ये वाला केस। पहले 2 एंट्री, तीसरी ये एंट्री, चौथी ये एंट्री। अब बताओ फोरफीचर में बैलेंस है क्या? है। कितना बैलेंस आ रहा है? चेक करना, ये बैलेंस आ रहा है सबका? आ रहा है क्या? फर्स्ट एंट्री में शेयर फोरफीचर कितना है? शिनचैन वाली में 10,000, डोरेमोन वाली में 5000, दोनों प्लस किया आपने। थर्ड एंट्री है जो अभी भी डाली थी हमने, ये वाली, इसमें माइनस है 3000 डेबिट। फिर हमने कैपिटल रिजर्व डाला माइनस 9000। तो ये देख लो रिजल्ट फोरफीचर कितना आ रहा है? 3000। फोरफीचर में बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर 3000। इस बैलेंसिंग फिगर को लॉजिकली भी देख लो, बैलेंस तो कितना आ रहा है? 3000। 3000 शो कर रहा है शेयर फोरफीटेड जो आज भी हैं, जो साल के अंत में भी क्या है? शेयर्स फोरफीटेड। तो क्या मैं कह सकती हूँ साल के अंत तक डोरेमोन के शेयर्स थे जो फोरफीटेड रह गए थे, जो अंत तक भी रीइशू नहीं हुए। इसके शेयर्स जो फोरफीटेड रह गए थे वो कितने?
1500 टोटल इसके 2500 थे, 2500 से मैंने कितने रीइशू कर दिए थे 1000, तो इसके फोरफिटेड रह गए थे 1500। और डोरेमोन से एक शेयर पे कितना पैसा आया था, 2 रुपये। शेयर फॉर फीचर वही वाला अमाउंट है ना जो पैसा आया था, तो डोरेमोन के एक शेयर से 2 आए और कितने फोरफिटेड रह गए 1500, तो 1500 इंटू में 2, फोर फीचर कितना होना चाहिए आज भी 3000, और बैलेंस दिख भी कितना रहा है आज भी 3000। तो मेरा शेयर फोर फीचर का बैलेंस क्या दिखा रहा है, शेयर्स फोरफिटेड टिल द एंड, साल के अंत तक भी जो शेयर मैंने रीइशू नहीं किए हैं वो कहाँ पर दिख रहे हैं आज भी, शेयर फोर फीचर अकाउंट में। लेकिन यही शेयर फोर फीचर का बैलेंस नील होगा, पता है कब, यस कब होगा नील, जब आप सारे शेयर्स रीइशू कर दोगे। तो सारे रीइशू कर दिए तो नील, सारे रीइशू नहीं किए तो बैलेंस आएगा। बैलेंस का मतलब, बैलेंस कोई भी चीज़ हम अकाउंट्स में बोलते हैं बैलेंस है, तो ये तो कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है, शीट का नाम ही क्या है, बैलेंस शीट। क्या दिखाएगी वो, सारे बैलेंसेस। जिस भी अकाउंट में बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। तो मेरा शेयर फॉर फीचर अकाउंट पता है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में तो जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, मेरा नोट नंबर 1 बनेगा, कौन से वाला, शेयर कैपिटल। वो कहाँ से शुरू होगा नोट, पहले ऑथोराइज्ड डबल लाइन, फिर इशूड और सब्सक्राइब्ड सेम है तो एक साथ, नहीं तो अलग अलग, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। उसके बाद कॉल्ड अप आएगा, नहीं रिजर्व पे नहीं, अभी तो इसी पर है, इसी नोट पर है। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, उसके बाद कॉल्ड अप। ठीक है, किए थे ना कुछ लास्ट क्लास में कैपिटल के नाम, कॉल्ड अप आएगा। अब अगर तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स है तो पेड अप भी आएगा, कॉल्ड अप अलग है, पेड अप अलग है। जब तुम लास्ट तक आ गए ना पेड अप तक, अब इसके बाद इसमें ऐड कर देना कौन सा बैलेंस, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, पेड अप, ऐड शेयर फॉर फीचर का बैलेंस। क्योंकि पैसा है ना 3000 रुपये के नहीं है, पैसा है ना, और बैलेंस शीट में मुझे मनी दिखानी है ना शेयर से कितनी आई है, तो जो इशूड है वो तो पैसा आया ही है मेरे पास, प्लस फालतू वाला भी पड़ा हुआ है ना मेरे पास 3000, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में मनी को उठा देंगे, शेयर वाली 3000 रुपये से बढ़ा करके फिर दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से पैसा कितना मिला। बोलो इतना ठीक, यहाँ तक डाउट, हेडिंग अलग हो गई है कॉल्ड अप से, का पार्ट नहीं है, नहीं सब्सक्राइब खत्म हो गया, अब कॉल्ड अप से शुरू हो गई बात, कॉल्ड अप फिर कॉल्स इन एरियर्स फिर पेड अप फिर शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अभी बनाते हैं, पता चल जाएगा, अभी बना के देखते हैं। और कोई डाउट यहाँ तक, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं ज़रा सॉल्व। पेज नंबर 341 341 क्वेश्चन नंबर 10, बेहद बेहद आसान, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, एंट्री बना लो एक बार खुद से। 341 क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान है। 5000 शेयर्स फोरफिटेड हैं, 100 का फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम पर इशूड है, तो 120 का इशू प्राइस है। कलेक्शन 20-50-50 है और सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई थी और कुछ पैसा नहीं आया और हमने शेयर्स कर लिए हैं फोरफिट। तो यहाँ पर कॉल्ड अप आप मानना पूरे 100 रुपये कॉल्ड अप हैं और सिर्फ एप्लीकेशन मनी आने की वजह से शेयर्स फोरफिट हो गए हैं। अब बनानी है इसकी एंट्री, अपने आप बनाना, स्क्रीन से मिला लेना।
देखिए एक बार एंट्री क्या सेम बनाई आपने, सेम बना ली, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से बन गई होगी, पेपर में नहीं आएगी ये, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग द फोर फीचर ऑफ $5,000 shares of ₹100 issued at a premium of 20। बड़ी नरेशन है, साइड डिटेल लिखनी है। 5,000 shares of 100 issued at a premium of 20 for non-payment of allotment and call money of 25 each। 50 है, हाँ सॉरी 50 each as per board's resolution number। रेजोल्यूशन की स्पेलिंग बताना, RESOLUTION, S। जो उस दिन तुम लोगों ने रजिस्टर दिए थे ना, तो जिसको नहीं पता थी ना स्पेलिंग, उसने जो डिज़ाइन बनाए हैं जो तुम लोग बनाते हो, क्या चल डिज़ाइन ही बना देते हैं, स्पेलिंग समझ तो आ नहीं रही है कि क्या कौन सा यू है और कौन सा आई है, तो स्पेलिंग ध्यान रखना। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। रेजोल्यूशन जैसे आप न्यू ईयर पे नहीं लेते, फिर एक हफ्ते बाद तोड़ देते हो, वही वाला रेजोल्यूशन, वो इसी की बात हो रही है। RESOLUTION। 10th के बाद आगे आते हैं 11th। 11th टाइप का क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था, 5 नंबर में, छोटा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 करके देखते हैं। Mr. Long, who was the holder of 2,000 preference shares of 100 each, on which 75 per share has been called up। हमने मंगवाए अभी 75 ही हैं। Could not pay his dues on allotment and first call each at 25। तो 75 का बाइफर्केशन क्या है? 25 25 25। अगर फर्स्ट कॉल 25 है, अलॉटमेंट 25 है, इसका मतलब एप्लीकेशन भी 25 है। डायरेक्टर forfeited the above shares and reissued 1500 of such shares। सारे रीइशू नहीं हुए हैं। 1500 shares reissued to Mr. Short at 65 per share, paid up at 75 per share। हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो शेयर फोरफीट करें। कंपनी का नाम नहीं है तो सिंपली जर्नल, डेट भी नहीं है, सीरियल नंबर 1। शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट किस अमाउंट से? 75 इंटू 2000। ठीक है, 2000 इंटू 100 नहीं करना, जितना कॉल्ड अप है। 2000 इंटू 75, 1.5 लाख। 2000 इंटू 75। प्रीमियम का कोई इशू नहीं है तो 2 शेयर 4 फीचर। फोर फीचर है 25 रुपये का, तो 2000 इंटू 25,
अलॉटमेंट भी 25 है, सेम अमाउंट। दो हज़ार शेयर्स पे 25 रुपये एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का फर्स्ट ना इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना, नंबर नहीं डालना 1 वाला। डाला था कुछ बच्चों ने जिन्होंने लास्ट टाइम रजिस्टर दिया था ना, तो 1 नंबर नहीं डालना है, लैंग्वेज में लिखना है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो क्या एंट्री क्लियर है। कॉल्ड अप हमारा 75 है, 75 से डेबिट है, 25 आया, 25 अलॉटमेंट का नहीं आया, 25 फर्स्ट कॉल का नहीं आया। नरेशन सिर्फ बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। बोलेंगे बीइंग forfeiture मेड फॉर 2000 shares of rupees 100, 75 called up for non-payment of allotment and first call money of 25 each as per board's resolution number dated। ठीक है, सारी डिटेल डालनी है नरेशन के अंदर। आगे आते हैं, सेकेंड एंट्री री इशू। बैंक शेयर forfeiture टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट देखो, सेकेंड एंट्री 1500 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। 1500 इंटू में पैसे कितने आ रहे हैं, 65। 1500 इंटू में 65 और मेरा forfeiture का डिस्काउंट, मेरा forfeiture का डिस्काउंट है 10 रुपये। कंपैरिजन 100 रुपये के साथ नहीं करना है, कंपैरिजन करोगे कॉल्ड अप वैल्यू के साथ। तो ऐसे नहीं सोचोगे 100 का शेयर 65 में गया, नहीं। कैसे सोचना है, 75 का शेयर 65 में गया, क्योंकि मैंने बाकी 25 तो अभी तक मंगवाए ही नहीं है, तो मेरे लिए शेयर 100 का है ही नहीं। शेयर है ही कितने का, 75 का। 75 का शेयर गया है 65 में, तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट। बोलो डाउट। 100 का शेयर 65 में नहीं गया, 75 का शेयर गया है 65 में। 10 रुपये का forfeiture टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1500 इंटू में 75। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। नरेशन लिखेंगे इसकी। Being reissue of 1500 shares at 65 paid up at 75 as per board's resolution number। लास्ट निकालेंगे कैपिटल रिजर्व। सारे शेयर इशूड नहीं है। वर्किंग नोट सीआर का बोलो पहले, आपका अमाउंट 500, 22,500। सारी क्लास का एक ही जवाब है, सर्व सहमति। सही ही होगा 22,500, पर क्या कंपनीज एक्ट के तरीके से निकाला है? ठीक है, फॉर्मूले से नहीं, हाँ कंपनीज एक्ट के तरीके से। सबसे पहले मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू,
ओरिजिनल इशू पर हमें मिली थी सिर्फ एप्लीकेशन 25 रुपये, लेस लॉस ऑन री इशू। $75 का शेयर 65 पे, 10 का लॉस। कैपिटल रिजर्व पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट 1500, तो टोटल CR 22,500। नरेशन है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड एज पर वर्किंग नोट 1, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड एज पर वर्किंग नोट 1। देखो क्लियर, कोई डाउट इसमें? इसके बाद एक चॉकलेट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 29। देखिए कौन चॉकलेट लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, दोनों पार्ट, हाँ दोनों पार्ट करने हैं। 2 बच्चों को चॉकलेट लेने का मौका है, एक एक पार्ट आके कर दो, चॉकलेट आपकी। तो फर्स्ट पार्ट जिसका भी हो जाए वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 345। नरेशन नहीं लिखनी है यहाँ पर, सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है CR का। डन। आ जाओ पवित्र, आ जाओ। अगर मिस्टेक हुई फिर आप आ जाना। हर शरण, हर प्रकाश। अच्छा, पवित्र ने मिस्टेक की, फिर आप आ जाना।
हाँ जी, क्या करेक्ट है सोल्यूशन? यस इट इज़ करेक्ट, वेरी गुड पवित्र। एक चॉकलेट आपकी कौन सी लोगे? 5 स्टार, वेरी गुड, कीप इट अप। बिल्कुल सही सॉल्यूशन सॉल्व किया यहाँ पर। अच्छा, वर्किंग नोट देखना आपको ना इस केस में नहीं बनाना है जहाँ पर सारे ही शेयर्स आपके रीश्योर है, तो कोई वर्किंग नहीं चाहिए, आपने सीधा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, बैलेंसिंग फिगर। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CR, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं, सिंपल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अमाउंट्स बताइएगा क्लियर है या कहीं भी कोई डाउट? सारे अमाउंट्स क्लियर हैं? चलिए सेकंड पार्ट कौन करेगा? आ जाओ। तो हर प्रकार से कोई मिस्टेक हुई तो आप आ जाना। हाँ जी, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो आप बैठो, अब किसी और को चांस मिलेगा। आ जाओ। ये सेम है? सेम किया तुमने? अच्छा, और आ जाओ आ जाओ। तो सेकंड एंट्री का अमाउंट वही है आपका? हाँ, एक सेकंड, वर्किंग पे जाने से पहले 1 मिनट। जो सेकंड एंट्री बना रहे हो ये इसी अमाउंट से है? 900, 150 और 1050? करेक्ट है सेकंड एंट्री? नहीं, सेकंड एंट्री में मिस्टेक है। अब आप बैठो, किसी और को चांस मिलेगी। आ जाओ चक्षित, आ जाओ। तो सेकंड थर्ड दोनों एंट्री गलत आ रही हैं अभी। और हर प्रकाश डिस्काउंट कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में नहीं। आपने किस में डाला था? डिस्काउंट अकाउंट में, है ना? ध्यान रखना।
Yes, now this is correct. Amount of capital reserve is 150 and second entry share forfeiture would be 600. Absolutely correct. Very good. चक्षित कौन सी चॉकलेट लोगे? Very good. Keep it up. ठीक है. स्माइल करना है. ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ग्रेस. ध्यान रखें लाइफ के अंदर. चलिए आइए ज़रा ये क्वेश्चन देखें जिसने आपको तंग किया है. इस क्वेश्चन में ना सेकंड पार्ट में ना एक खास बात आ रही है. कुछ शब्द फुल्ली पेड अप. यस, यहाँ पर ना ध्यान किस पर देना है. 150 शेयर्स वर रीइश्यूड टू महेश. ध्यान देना इन शब्दों पर. एज फुल्ली पेड अप. आप लोगों ने पहले सोचा कि यार 7 ही मंगवाए हैं, 7 कॉल्ड अप है और 6 पर री इशू है, तो आपको लग रहा है कि लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपये का. लेकिन जब क्वेश्चन बोल रहा है ना फुल्ली पेड अप मानो, तो यहाँ पर अब कंपैरिजन किससे होगा? 10 का कंपैरिजन होगा 6 से. अब यहाँ 7 से नहीं, 10 का कंपैरिजन 6 से है, तो जो लॉस ऑन री इशू है वो कितना आ रहा है? 4 रुपये का. लेकिन मैम पहले हमने ऐसा नहीं किया था. तो पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11. इस पे देखो क्या लिखा हुआ था? 65 पर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं, 65 पर शेयर पेड अप एज 75. तो कंपैरिजन होना है 75 का 65 के साथ, तो लॉस कितना है? 10 रुपये. लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 29 में वर्ड्स आ गए हैं रीइश्यूड टू महेश फॉर 6 पर शेयर. लेकिन कैसे? एज फुल्ली पेड अप, एज 7 पेड अप नहीं. तो इसलिए यहाँ पर नुकसान कितना? 4 रुपये. तो अकॉर्डिंगली आपकी सेकेंड एंट्री में 600 150 शेयर का रीइश्यू है, 150 इंटू में 4. और अगर हम कैपिटल रिजर्व देखें तो पैसा आया था 5 रुपये, लॉस है 4 रुपये का, तो 1 रुपये का CR. बताओ क्लियर कि नहीं? पक्की बात. अब इसमें कोई डाउट? पक्का. आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब. क्वेश्चन नंबर 12. X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of rupees 10 each. Company purchased land and building from Y company limited for rupees 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. तो बोलो तो ज़रा, कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए होंगे वाई कंपनी को? बहुत आसान है ना. कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स. फिर तो हमने दे दिए होंगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर है हमारे. एक शेयर 10 रुपये का है. लैंड एंड बिल्डिंग की पेमेंट 4 लाख हो रही है, तो हमने 40,000 शेयर्स फिर इशू कर दिए होंगे 10 रुपये के हिसाब से. बैलेंस शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक. कह रहे हैं बचे हुए हमने पब्लिक को दे दिए. तो बचे हुए कितने हुए फिर? 50,000 ना. टोटल हमारे शेयर्स कितने थे? 90,000. 90,000 में से लैंड एंड बिल्डिंग को दे दिए 40,000, तो पब्लिक को कितने दे दिए होंगे? 50,000. ऑल दी शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट. तो चलो पहले तो आसान वाला काम, एंट्री बनाते हैं. पेज के सेंटर में लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12. एसेट परचेज करेंगे, शेयर के बदले 2 में एंट्री बनाएंगे. फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. डेट नहीं है, सीरियल नंबर. लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर का नाम वाई कंपनी.
being land and building purchased वैसे तो इतनी ही नरेशन लिखते हो ना, बीइंग एसेट परचेज, ठीक है, इसमें ना थोड़े से शब्द ऐड करने हैं. बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड एज पर अग्रीमेंट नंबर, एज पर अग्रीमेंट नंबर डेटेड, यानी कि सेल परचेज का जो इनवॉइस डीड है ना उसका नंबर आएगा यहाँ पर, एज पर अग्रीमेंट नंबर डेटेड. उसके बाद शेयर इशू कर देते हैं, वाई कंपनी डेबिट टू, क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, being 40,000 shares of rupees 10 fully paid up, issued for purchase of land and building. एसेट खरीद लिए, 2 एंट्री बनाई है. अब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे अगेन 2 एंट्री के साथ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ जी, इक्विटी में पैसे डाल दे तो रिजोल्यूशन नंबर नहीं आना चाहिए. नहीं, इक्विटी में रेजोल्यूशन, जहाँ पर आपका सेल परचेज है ना वहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन की जगह अग्रीमेंट का नंबर आएगा, और जहाँ पर अभी हम लोग पब्लिक को करेंगे ना इशू, वहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा. तो अगर कोई असेट परचेज होते हुए अगर हाँ, तो वहाँ अग्रीमेंट नंबर आएगा. ठीक है, अगर कोई भी आपका एसेट परचेज होता है ना तो वहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, वहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, अग्रीमेंट नंबर, और पब्लिक को इशू करोगे वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन. तो हमारी अगली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. लिखना कम अच्छा लगता है ना, और चैट जीपीटी होता कितना मज़ा आ जाता, एआई हम यूज़ कर सकते. बट ये देख लो, तुम्हें कुछ भी अच्छा लगे या ना लगे, पेपर ऐसे देना है और नंबर ऐसे आएंगे, बस ये बात ध्यान रखना. तो लिखने की आदत डाले रहना, क्योंकि पेपर में लिख कर ही आना है हमें. तो बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख, इसकी नरेशन तो याद है, लिखेंगे नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की. बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10, अभी इतना ही फर्स्ट एंट्री में. बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10, सेकेंड में ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट एंट्री में. being money transferred या being shares allotted या being shares issued as per board's resolution number. जर्नल एंट्री 4 ही है, इसके बाद बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट.
डेट नहीं है तो एज ऑन डॉट डॉट डॉट, कितने कॉलम बनाऊं? 4, 2, 3। कितने कॉलम बनाने? 3 कॉलम बनाने। कौन कौन से? पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट और अमाउंट। नोट्स टू अकाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले हेडिंग एसेट नहीं, कौन सी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है रियल लाइफ में और क्लासरूम में। हम जो फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का, उसमें ना हमेशा पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आती हैं और उसके बाद एसेट्स आते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? या जब हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं तो हम लोग इधर लायबिलिटी और इधर एसेट क्यों लिखते हैं? पहले लायबिलिटी क्यों शो करते हैं हम इन कंपैरिजन टू एसेट? बताओ, अगर पता है तो बताओ। जो जिनको इंस्पेक्ट करना होता है, एनालिसिस करनी होती है कंपनियों का, वो पहले कंपनी का डेप्ट देखते हैं कि कितना कंपनी पे डेप्ट चढ़ा पड़ा है और उतना सफिशिएंट एसेट उस पे है या नहीं कि वो उसे पे कर पाए, इसलिए। अच्छा, और कोई कारण आपको लग रहा हो कि हम पहले लायबिलिटी क्यों दिखा रहे हैं फिर एसेट क्यों दिखा रहे हैं? पहले लायबिलिटीज को कंसिडर करो, सेम बात है। और कोई कारण लग रहा हो? और कोई कारण? देखिए, इसका कारण क्या है, हम लोग पहले लायबिलिटी और बाद में एसेट क्यों दिखाते हैं? आप लायबिलिटी के अंदर दिखा रहे हो ना शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स भी, और सोल प्रोप्राइटर के केस में आप सबसे ऊपर कैपिटल दिखा रहे हो ना, और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, अकाउंट्स इस बेस पर चलता है कि पहले पैसा आएगा तभी तो एसेट खरीदा जाएगा। पहले पैसा तो डालो बिजनेस में तभी तो एसेट खरीदोगे। जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, जो कभी करी होगी आपने, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। और अगर प्रोप्राइटर एसेट ला रहा है तो कैश डेबिट, एसेट डेबिट टू कैपिटल। तो अकाउंट्स कह रहा है पहले तो पैसा आएगा ना, उसके बाद ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट आएंगे। इस वजह से हमेशा जो फॉर्मेट आता है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो भी पहले लायबिलिटी है और अगर वर्टिकल है तो भी हमारी जो हेडिंग आ रही है इक्विटी एंड लायबिलिटी। लेकिन रियल लाइफ में शेयर होल्डर पहले क्या देखना चाहता है? एसेट। हमेशा शेयर होल्डर हमेशा ये देखना चाहता है कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, गूगल पर आप डाल सकते हो, कोई भी आपकी फेवरेट कंपनी डाल दो, नाम लिखकर आगे डाल दो एनुअल रिपोर्ट, आपको सबकी दिख जाएंगी। तो आप किसी की भी देखोगे ना तो पहले क्या दिखेगा? एसेट। हमेशा पहले एसेट दिखेंगे आपको और उसके बाद क्या दिखेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्योंकि मार्केट में लोगों को क्या देखना है? एसेट। लेकिन लॉजिकली पहले पैसा आएगा फिर बिजनेस में लगेगा। तो क्लासरूम की जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं जो लॉ के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो उसमें पहले क्या लिखा जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमारी मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया था कि मैम कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में लिखना है, आप कैसे भी लिखिए, वो दिखना चाहिए, बस हेडिंग अलग है, वो आपकी मर्जी, कैपिटल या फिर स्मॉल। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके अंदर पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1। अब देखिए इसमें कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? ये रही हमारी एंट्री। रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ नहीं है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में और कुछ शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, कोई करंट लायबिलिटी नहीं, तो यहीं पर टोटल।
कोई लाइबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। एसेट खरीदा, शेयर इशू किया, बस बात खत्म। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है एसेट्स। एसेट्स के अंदर तो भूल गए होगे ना, आपके कौन से पेज पर है बैलेंस शीट? 338 पर ही है, 2 पेजेस पहले। एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, उसके बाद करंट एसेट। नॉन करंट में हमारे पास कुछ है, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग को डालेंगे कहाँ अब? टैंजिबल एसेट। पीपीई में तो कुछ नहीं डलेगा ना, पीपीई तो हेडिंग है, पीपीई तो हेडिंग है। डलेगा कहाँ? या तो टैंजिबल एसेट, या इंटैंजिबल, या कैपिटल डब्ल्यूआईपी, या फिर इंटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आएगी। नॉन करंट, पीपीई, टैंजिबल। और एसेट में क्या है मेरे पास? कैश। पैसा आया है पब्लिक को शेयर इशू करके, तो हमारा करंट एसेट, और करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगली चीज़ बैलेंस शीट में एसेट्स, देन नॉन करंट एसेट्स। then property, plant and equipment. उसके अंदर tangible assets. tangible asset पे नोट नंबर 2। आपका एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, वो बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा, नोट में लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3, कैश है कि बैंक है वो सब डिटेल नोट में आएगी। और फिर टोटल। फिर बनाते हैं नोट्स। क्लास में कैसे भी पेपर में नेक्स्ट पेज। स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड, $90,000 equity shares of 10 each. Then issued and subscribed. शेयर सेम है तो एक साथ। सेम 90,000 शेयर्स। हमारा कॉल्ड अप भी सेम है, इसी में ऐड कर दो एंड कॉल्ड अप कैपिटल। सब कुछ सेम है, इशूड भी, सब्सक्राइब भी, कॉल्ड अप भी। 90,000 इक्विटी शेयर्स
of 10 each. अब यहाँ पर आपके क्योंकि सारे शेयर्स बैंक के बदले इशूड नहीं है, तो नोट में ब्रैकेट में हम एक लाइन डालेंगे, याद है जैसे बोनस में डाली थी, याद है एक लाइन बोनस में डाली थी, संडे को पेपर है आपका, क्या डाली थी कि आउट ऑफ दिस मच शेयर्स आर इशूड एज बोनस। सेम यहाँ पर आएगा, आउट ऑफ 90,000 हमारे 40,000 शेयर्स आर इशूड एज कंसिडरेशन अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। आउट ऑफ अबव 40,000 shares are issued as consideration for land and building. हाँ जी, बोनस इस इक्विटी शेयर पे नॉर्मली एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन की तो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी क्या लिखा है, लेकिन अदरवाइज जनरली एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि हमने बिल्डिंग ले लिया है, बात खत्म। जनरल पब्लिक वाला क्राइटेरिया यहाँ पर है नहीं आपके साथ, वाई कंपनी के साथ। वोटिंग पावर तो होगी, वोटिंग पावर आप छीन नहीं सकते इक्विटी शेयर से, लेकिन हाँ एक कैटेगरी है ना, क्या आप लोगों ने पढ़ लिया लॉ में, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है ना, वो यहाँ पर इशू हो सकता है, वो यहाँ पर इश्यू हो सकता है कि इन शेयर्स पर वोटिंग राइट का क्राइटेरिया डिफरेंट हो, लेकिन वोटिंग राइट छीन नहीं सकते आप, वो तो इक्विटी शेयर पर होगा ही होगा। इक्विटी का मतलब ही क्या है, राइट टू वोट, ठीक है। तो डिफरेंशियल हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके बाद ये तो नोट हमारा ख़त्म हो गया 9 लाख पर। शेयर कैपिटल खत्म, अगला नोट बनाते हैं। अगला नोट नंबर किसके आगे लिखा था, टैंजिबल एसेट, ठीक है, वही हेडिंग रहेगी टैंजिबल एसेट। एकदम आसान, आपने बस लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। बस नाम ही बताना है, एसेट कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। फिर थर्ड नोट भी इतना ही आसान है, हेडिंग डालोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें बस हम लिखेंगे बैंक बैलेंस, जो कि हमारा है 5 लाख। और एक बार चेक कर लो कोई अकाउंट छूटा तो नहीं। आपने पहले डाला था लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई कंपनी, फिर डाला वाई कंपनी टू इक्विटी शेयर, तो वाई कंपनी तो कैंसिल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया है, शेयर आ गया है। फिर आपने डाला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैंसिल, बैंक आ गया है, शेयर कैपिटल आ गया है। तो अब इसको पोस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में। नोट नंबर 1 9 लाख, टोटल 9 लाख। नोट 1 9, टोटल 9, नोट 2 4, नोट 3 5 and total 9। थकान वाली वाइब क्यों दे रहे हो? पूरी क्लास से वही आ रही है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है, बस एक लास्ट, और इसी चैप्टर का है, जितना क्लास में पढ़ेंगे उतना ही अच्छा। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये कंप्लीट हो गया ना सबका, मैं वेट कर रही हूँ बस कंप्लीट का। कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 30, 30।
बहुत ही छोटा सवाल, हंस क्या रहे हो, छोटा ही तो है। देखो लेंथ देखो इसकी, बहुत ही छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30th, राधा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 lakh shares of 10 each. Amounts were payable as follows: 3 application, 5 allotment and first and final call 2 रुपए। तो प्रीमियम तो कुछ है नहीं, सीधा फेस वैल्यू की बात है 10 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 lakh shares एंड प्रोरेटा वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? प्रोराटा वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स मतलब जिसने हमसे 3 लाख मांगे हमने उसको कितने दे दिए हैं? 2 लाख। हमने रिफंड वगैरह किसी का नहीं किया, हमने सबको शेयर इशू कर दिया। आप 3 मांग रहे हो तो हम आपको उसके बदले में 2 दे रहे हैं। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बी हु वॉज अलॉटेड 3000 shares failed to pay first call money. बी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। आउट ऑफ his shares were forfeited and out of the forfeited shares 2500 were reissued as fully paid up at 6 per share pass necessary journal entries। क्वेश्चन हमारा है आरटीपी का। आप देखोगे अकाउंट्स की बुक में सब डला हुआ है, आपके पास आरटीपी एमटीपी सब डले हुए हैं। सिर्फ लेटेस्ट वाले जो है ना वो हमारे नहीं है, वो अलग से टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, बाकी सब तो इंक्लूडेड है इसमें। तो आरटीपी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 30th। चलो ज़रा करते हैं इसे। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किस अमाउंट से? 9 लाख से। 3 लाख शेयर पर 3 रुपये है ना। 3 लाख अप्लाइड शेयर, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री, डेट हमारे पास नहीं है, सीरियल नंबर $9 लाख के अमाउंट से 3 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज़ का कलेक्शन। आप लोग थक गए हो तो जिसमें नरेशन बोलोगे ना उसी में लिखेंगे, सब में नहीं लिख रहे। अब क्या कहा तुमने? क्या कह रहे हो? थक ही रहेंगे अब नरेशन लिखने के लिए। हाँ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख। उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री के लिए क्या मुझे टेबल बनाने की इस बार ज़रूरत है? नहीं, इस बार ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बना लो, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है प्रोराटा की। अब 3-3 कैटेगरी हो तो हम टेबल बनाएं, इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देख लो कैसे। पहले तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट फुल अमाउंट से, एप्लीकेशन पूरे से आ रहा है। उसके बाद 2 ही काम है, एक तो ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और दूसरा एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 शेयर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कितने रुपए जाएंगे? हमारे अलॉटेड शेयर्स 2 लाख, अलॉटेड शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपये यानी कि 6 लाख। तो अलॉटमेंट पर या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो 3 लाख, या फिर दूसरा तरीका भी है। अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट ना
सिंपल शब्दों में अगर हम लोग टेबल वगैरह नहीं बना रहे हैं तो हम निकालते हैं अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी. Applied shares minus allotted shares multiplied by application money. Applied shares minus allotted shares into application money. फालतू का पैसा ही तो एडजस्ट करोगे. फालतू का पैसा है कितना? एप्लीकेशन मनी है ना, जो कि हमारी है 3 रुपए. फालतू का पैसा है कितने शेयर्स पे? पब्लिक ने मांगे 3 लाख, हमने अलॉट किए 2 लाख. पब्लिक ने मांगे 3, हमने अलॉट किए 2, तो फालतू शेयर्स कितने हैं? 1 लाख. फालतू शेयर्स पे फालतू पैसा 1 लाख, शेयर्स पे 3 रुपए. तो जो आपका एक्सेस मनी है 3 लाख, वो कहाँ पर एडजस्ट कर दोगे? टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट. आपके टेबल से भी कर सकते हो, बिना टेबल के भी कर सकते हो. अब अगर बिना टेबल के किया है तो नरेशन थोड़ी सी हमारी डिटेल रहेगी, क्योंकि हमने टेबल नहीं बनाया. तो इसकी नरेशन लिख लेते हैं. Being application money of 3 on 2 lakh shares transferred to capital account and excess money of rupees 3 on 1 lakh shares adjusted towards allotment. As per board's resolution number dated. आगे चलते हैं. नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. प्रीमियम कुछ है नहीं. शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट बताना आप कितना बनेगा? 10 लाख. 2 लाख शेयर्स पे 5 रुपए, 10 लाख. बस बोल देंगे एक बार नरेशन. बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 ड्यू ऑन 2 lakh shares as per board's resolution number dated. Next, bank to share allotment. Bank to share allotment कितना? 7 लाख. 3 पहले आ चुका था, 7 अब आ जाएगा. डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर तो नहीं है ना? डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल पर है. तो अलॉटमेंट का तो पूरा का पूरा 7 रिसीव करेंगे. इसकी नरेशन 3 शब्द हैं सिर्फ. बीइंग मनी रिसीव्ड, बीइंग मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. FIRST फर्स्ट,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 2 लाख शेयर्स, 2 रुपए, 4 लाख। नरेशन सिमिलर लाइंस पर। कलेक्शन देखते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा कितना आएगा? बी के जो 3000 शेयर्स थे उस पर फाइनल कॉल मनी नहीं आई है, तो 3000 शेयर्स पे 2 रुपए यानी कि 6000। एक बात बताओ सोचकर, मुझे बी के अप्लाइड शेयर्स चेक करने चाहिए कि नहीं? ज़रूरत है कि नहीं? अच्छा, कब ज़रूरत है कब नहीं है? यस, ये बात आपको समझ में आती है कि जो मेरा एक्सेस मनी है ना, उसका एडजस्टमेंट कहाँ तक था? मेरे एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक था और डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कॉल पर है। तो मुझे नहीं सोचना कि बी तुझे अलॉट तो हुए थे 3000, तूने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि उसका जो भी अप्लाइड था एडजस्ट हो चुका है। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। लेकिन इसी क्वेश्चन को मुश्किल बनाए तो, इसको मुश्किल बनाए तो बी का डिफ़ॉल्ट कहाँ होना चाहिए? अलॉटमेंट पर। वो क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है? ये क्या है? ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट है लेकिन मनी एडजस्ट होने के बाद डिफ़ॉल्ट है, तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कॉल्स इन एरियर्स 6000 हैं? हाँ, इतनी आसानी से क्यों आ गया यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो कौन सी कॉल पर हो रहा है? जब एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुकी है। अगर यही डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पर हो रहा होता तो कैलकुलेशन इतना आसान हमारा नहीं रहता, लेकिन इस समय 6000 है। तो कहाँ पर आसान कैलकुलेशन करोगे? जब डिफ़ॉल्ट एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद हो रहा हो। तो यहाँ पर तो बस 6000 नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कितने आ गए हैं? 3,94,000। तो हमारी अगली एंट्री, आपके पास ना 2 ऑप्शन है पेपर में। पहला ऑप्शन आप एंट्री ये बना दो, बैंक 394 टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आपने ऐसे एंट्री बनाई तो आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका रेफरेंस नहीं आया है। तो आप ऐसे करोगे तो भी सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने अभी कहा था कॉल्स इन एरियर्स नहीं खोलना जब तक क्वेश्चन ना कहे। वो ना छोटे वाले 4 फीचर के क्वेश्चंस के लिए है। वो जो 5-5 नंबर के छोटे सवाल आ रहे हैं ना 4 फीचर के, उसमें कॉल्स इन एरियर्स तब तक नहीं खोलना जब तक कि क्वेश्चन आपको ना कहे। ये जो क्वेश्चंस हैं दूसरे वाले, उसमें आपकी चॉइस है। आप चाहो तो पहले तरीके से एंट्री बनाओ, चाहो तो दूसरे तरीके से बनाओ। इंस्टीट्यूट के अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे ना, कभी सुना है शब्द ये सजेस्टेड आंसर? सजेस्टेड का मतलब है सॉल्यूशंस फ्रॉम द आईसीएआई। आईसीएआई आपके पेपर में क्या सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करता है? तो अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आईसीएआई की वेबसाइट पर। आप आईसीएआई की वेबसाइट पर जाओगे जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, खो मत जाना। अपने सेक्शन पर आ जाना, जो कौन सा है? स्टूडेंट सेक्शन। स्टूडेंट सेक्शन में आओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप ना बीओएस पर आ जाना। बीओएस यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ओपन करना। अब यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको, सब आपके मतलब का है।
सब आपके मतलब का है। और यहीं पर आपको दिखाई देगा सजेस्टेड आंसर, उसको क्लिक करोगे ना आप तो सीए फाउंडेशन को क्लिक करोगे तो पेपर 1 अकाउंट्स और पेपर 2 लॉ दोनों के सजेस्टेड आपको मिलेंगे। क्लिक करोगे तो अटेम्प्ट वाइज सजेस्टेड आएगा और वो सेम आपके टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर्ड है। तो अगर आप लास्ट अटेम्प्ट का भी ओपन करके देखोगे तो जो कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दोनों ऑप्शन हमेशा मिलेंगे। आप किस में कंफर्टेबल हो वो बनाना। आप हमेशा क्या बनाते हो? कॉल्स इन एरियर्स के साथ, क्योंकि उससे क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई भी बैलेंस बचता नहीं है, बैलेंस हमारा खत्म हो जाता है। तो बेटर है आप ऐसे ही बनाओ, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगली एंट्री। इससे पहले कि आप थकान के मारे और जो है अंदर से मुझे दुआएं दे रहे हो तो आगे आ जाते हैं हम अगली एंट्री पर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी ये हमारी। तो इसके बाद अगली एंट्री हमारी बनने वाली है शेयर फोरफीचर की। बी के 3000 शेयर्स हमने कर लिए हैं फोरफीट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट 3000 शेयर्स, सारा पैसा मंगवा चुके हैं हम 10 रुपये। टू शेयर फोरफीचर 3000 शेयर्स पर कितने पैसे आए थे? 8 रुपये। 8 रुपये आ चुके हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और सिर्फ नहीं आई है फर्स्ट कॉल, तो 2 कॉल्स इन एरियर्स। क्योंकि पहले डाल चुके हो ना एरियर्स में, इसलिए। अगली एंट्री रीइश्यू बैंक डेबिट, रीइश्यू किए हैं हमने 2500 शेयर्स 6 रुपये पर, 4 का नुकसान। अगर डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पर हुआ होता ना तो शेयर फोरफीचर भी आसानी से नहीं निकलता। बोलो क्यों? बोलो क्यों? अगर डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पर हुआ होता तो फोरफीचर आसानी से नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसा आया होता ना वो अलॉटेड शेयर्स पे नहीं, कितने शेयर्स पर आया होता? अप्लाइड शेयर्स पे। लेकिन वो सब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लास्ट एंट्री पर आ गए हैं खुशी खुशी। कैपिटल रिजर्व मुझे आप लोग बता दो, कोई फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? कंपनीज एक्ट का लगाएंगे। बोलो मनी रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू 8 माइनस लॉस ऑन री इशू 4, कैपिटल रिजर्व पर शेयर 4, हमने शेयर इशू किए हैं 2500, तो कैपिटल रिजर्व आ गया है 10,000।